कहानी की शुरुआत में हमें एक सीक्रेट लैब को दिखाया जाता है जहां इंसानों को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्कैन करके उन्हें एक खास तरह के मैटर में कन्वर्ट किया जा रहा था। पर तभी वहां एक धमाका हुआ और तकनीकी खराबी के चलते उनके बनाए हुए सारे क्रीचर्स आजाद हो गए। इसके एक हफ्ते बाद हम शहर को देखते हैं जो वॉर की वजह से मलबे में तब्दील हो चुका था। हम वहां डेविस नाम के एक सोल्जर को देखते हैं जो बैकअप के इंतजार में खड़ा था, पर उसे पता चला कि बैकअप को आने में अभी 8 से 10 मिनट और लग सकते हैं। उसके हाईटेक हेलमेट से जुड़े स्पेक्स उसे आसपास की चीजों को स्कैन करने में मदद कर रहे थे, लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने सारे साथियों को इस वॉर में खो दिया था और चारों ओर उनकी लाशें पड़ी हुई थीं। इन लाशों के चेहरों पर डर और घबराहट साफ साफ झलक रहा था, मानो उन्हें दर्दनाक और भयानक मौत का सामना करना पड़ा हो। उसकी स्पेक्स लाशों के शरीर को स्कैन कर रही थीं और हर स्कैन के साथ डेविस की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पर तभी उसके स्पेक्स ने एक हलचल पकड़ी। एक हल्की सी परछाई जैसी चीज उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। वो घबराकर इधर उधर देखता है, पर कुछ भी असलियत में नहीं दिखता। सिर्फ स्पेक्स के जरिए ही उसे वो परछाई दिखाई दे रही थी। उसका ना कोई ठोस शरीर था और ना ही कोई डरावनी शक्ल, बस एक घनी सफेद छाया जो बर्फीली हवा में घुलती जा रही थी। अब इससे पहले कि डेविस कुछ समझ पाता, वो परछाई उसके शरीर के आर पार चली जाती है, जिससे वो मारा गया। उसके चेहरे पर वही इमोशंस आ जाते हैं जैसा कि उन बाकी लाशों में था, और अब वो चीज अपने अगले शिकार की तलाश में आगे बढ़ चुकी थी। इसके बाद हम मार्क क्लाइन नाम के एक इंजीनियर को देखते हैं जो रोज की तरह कबाड़ के ढेर में कोई काम की चीज ढूंढ रहा था। क्लाइन एक फेमस इंजीनियर और साइंटिस्ट है जो आए दिन नई नई चीजों का आविष्कार करते रहता है। इस बार उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो पलक झपकते ही किसी भी चीज को भाप बना सकता था। कुछ लोग उसके इस आविष्कार को वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, पर क्लाइन हमेशा से अपने इन्वेंशंस का जंग में इस्तेमाल किए जाने के सख्त खिलाफ था। एक दिन क्लाइन जब अपनी लैब में काम कर रहा था, तभी उसके सीनियर उसे बताते हैं कि जनरल जेम्स ने तुम्हें अभी इसी वक्त मिलिट्री बेस पर बुलाया है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन क्लाइन ने उन्हें जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं एक साइंटिस्ट हूं, न कि कोई सोल्जर, लड़ाई में मेरी कोई जगह नहीं है। लेकिन उसके सीनियर ने उस पर दबाव डाला, ये कहते हुए कि अगर वो नहीं आया तो हजारों सैनिक बेवजह मारे जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर मार्क जाने के लिए राजी हो जाता है, पर उसकी शर्त थी कि वो वहां सिर्फ रिसर्च का काम करेगा। अगले दिन मार्क मिलिट्री बेस पर पहुंचता है जहां जनरल जेम्स ने उसका वेलकम किया। वो मार्क के साथ ऐसी खुफिया जानकारी साझा करने को तैयार थे जिसके बारे में दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था। उन्होंने मार्क को 5 अलग अलग कैमरों की वीडियो फुटेज दिखाई जो उनके सोल्जर्स ने मरने से पहले रिकॉर्ड किए थे। मार्क ने जब उसे गौर से देखा तो उसे उसमें कुछ जीव दिखाई दिए जो इस दुनिया के तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। आगे कुछ भी बताने से पहले फ्रैन मेडिसन नाम की CIA ऑफिसर उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाती है। उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर उसने जानकारी बाहर किसी से भी साझा की तो उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। मार्क के लिए ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन सच्चाई जानने की उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा ने उसे इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को मजबूर कर दिया। जेम्स ने मार्क को बताया कि उनके सबसे काबिल सोल्जर ने उस रहस्यमयी चीज के करीब पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में हमें उसकी और उनकी टीम की लाशें अजीब हालत में पड़ी मिली। उनके इंटरनल ऑर्गन्स जम गए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, मानो उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। मेडिसन उसे बताती है कि जिन्होंने भी उन जीवों को देखा वो उन्हें घोस्ट ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये वॉर शुरू होने से पहले उनका इस शहर में नामो निशान नहीं था। हालांकि क्लाइन को अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। वो साइंस की मदद से समझना चाहता था कि उनके सैनिकों को आखिर क्या मार रहा है। उन्हें समझने के लिए मार्क को क्लियर फुटेज चाहिए थी, पर दिक्कत ये थी कि उन जीवों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता था। हालांकि मार्क के पास इस समस्या का भी हल था। उसने एक ऐसा कैमरा बनाया था जो लाइट के हर स्पेक्ट्रम को कैप्चर कर सकता था, यानी इसकी मदद से वो उन्हें देख सकते हैं। जेम्स कहता है, कल हमारे सोल्जर्स एक रेस्क्यू मिशन पर जाने वाले हैं, उन्हें ये ऑपरेट करना सिखा दो, बाकी हम देख लेंगे। पर इसे सिर्फ मार्क ही चला सकता था, इसलिए उसे भी वहां जाना पड़ेगा। इसके बाद मार्क मिलिट्री टैंक से मशीन गन को निकालकर उस पर कैमरा फिट करने लगता है, जो देख कई सोल्जर्स उस पर भड़क उठे। वो कहते हैं, जानते भी हो इस चीज ने कितनी बार हमारी जान बचाई है और तुम उसकी जगह अपना ये फालतू कैमरा लगा रहे हो। जब उन्हें पता चला कि कल वो भी उनके साथ चलने वाला है तो सब उस पर हंसने लगते हैं। उनके लिए मार्क एक कमजोर साइंटिस्ट था जो जंग के मैदान के लिए नहीं बना और बस टैंक पर कैमरा लगाना जानता है।
वो मार्क को परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी सर्जेंट ने बीच में दखल देकर हालात को काबू में कर लिया। उन्होंने उन सैनिकों को शांत किया और कहा, मार्क के आविष्कार ही हैं जो हमें दुश्मनों से लड़ने का मौका दे रहे हैं। उसके बिना हम कभी कोई वॉर नहीं जीत पाते। ये सुनकर सबके मुंह बंद हो जाते हैं। उन्हें यह भी पता चला कि जिस टैंक को लेकर वो उसका मजाक बना रहे थे, उसे मार्क और उसकी टीम ने ही डिजाइन किया था। अगले दिन वो सब अपना रेस्क्यू मिशन प्लान करते हैं। जहां वो जा रहे थे वहां उनके 2 दुश्मन मौजूद थे, एक जिनसे उनकी पहले से लड़ाई चल रही थी और दूसरे थे वो जीव जिन्हें उन्होंने अनजाने में ढूंढा था। प्लान के मुताबिक उन्हें सबसे पहले अपने लोगों को बचाना है जिन्हें दुश्मनों ने एक बिल्डिंग में बंदी बना रखा है, और उसके बाद सब मिलकर उन जीवों को पकड़ते। इसके बाद मार्क और सैनिकों की एक टीम एक अबेंडन एरिया में भेजी जाती है। मार्क टैंक के अंदर बैठकर अपने हाईटेक स्पेक्ट्रल कैमरे की मदद से उस एरिया की जांच कर रहा था। इस मिशन पर जाने वाले हर सैनिक की तरह मार्क के दिल में भी डर और बेचैनी थी। ये एरिया पहले ही कई सैनिकों को निगल चुका था और ना जाने यहाँ की मिट्टी में और कितने राज दफन थे। जैसे ही टीम आगे बढ़ती है, रास्ते में उन्हें जमी हुई लाशें मिलती हैं, जो देखकर एक बार के लिए उनकी रूह कांप गई। हर कदम पर खतरा बढ़ते ही जा रहा था, लेकिन वो रुक नहीं सकते थे। उनका मिशन था आगे बढ़ते रहना, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। टीम और आगे बढ़ती है और उन्हें सार्जेंट विल मिलता है, जो एक बाथटब के नीचे छिपा हुआ था। कॉमस्टॉक का चेहरा डर से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आंखों से मौत को देखा हो। उसे बचा लिया जाता है, लेकिन उसकी हालत देखकर बाकी सैनिकों के दिल में खौफ और गहरा हो जाता है। अब ये साफ हो चुका था कि यहाँ कुछ बेहद अजीब और खतरनाक था। सार्जेंट ने पूछा, हमारे बाकी के सैनिक कहाँ हैं? जिस पर विल ने उसे बताया कि वो सब मर चुके हैं। उन्होंने जब ऊपर जाकर देखा तो पाया कि उसकी टीम के साथ साथ वहां दुश्मनों की भी लाशें पड़ी हुई थीं। हैरानी की बात यह थी कि सबकी मौत एक ही तरह से हुई थी, यानी जिसने भी उन्हें मारा उसने बिल्कुल भी फर्क नहीं किया। एक सैनिक जो सबसे आगे था, उसने फिर से वही रहस्यमयी आकृतियां देखीं जो पहले भी देखी गई थीं। वो अपने गॉगल्स उतारने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क ने कहा, गॉगल्स मत उतारो, बिना गॉगल्स के तुम उन्हें देख नहीं पाओगे। घबराकर उसने अपनी बंदूक से गोली चलाई, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो चीज उसके शरीर के आर पार चली जाती है और बिना किसी घाव के वो सैनिक धराशायी हो गया। सार्जेंट ने तुरंत सभी सैनिकों को चेतावनी दी कि वो अपने गॉगल्स ना उतारें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक एक करके सभी सैनिक मरने लगे। ये आकृतियां हवा की तरह चल रही थीं, अदृश्य मगर घातक। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या थीं और ना ही उनके खिलाफ लड़ने का कोई तरीका था। मार्क सबको वापस आने को कहता है, लेकिन मैडिसन ने कहा, हम खाली हाथ नहीं लौट सकते। मार्क जानता था कि अगर यहाँ रहे तो उनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। बस कुछ ही पलों में उनके सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। मार्क जल्दी से अपने स्पेक्ट्रल कैमरा को टैंक से जोड़ता है, और जब कैमरे में फीड आई तो मार्क ने देखा कि ये आकृतियां इंसानों जैसी दिखती थीं। उनका सिर्फ कुछ हिस्सा ही कैमरे में दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये इंसान नहीं थे, बल्कि किसी दूसरे डायमेंशन से आई चीजें थीं। मार्क ने तुरंत सैनिकों को उन क्रीचर्स की सही पोजीशन बताई ताकि वो मिसाइल से हमला कर सकें। एक सैनिक ने मिसाइल दागी, लेकिन हैरत अंगेज रूप से उन क्रीचर्स पर धमाके का कोई असर नहीं हुआ। मिसाइल उनके आर पार चली जाती है और एक और सैनिक मारा गया। अब ये साफ हो चुका था कि वो किसी मामूली चीज से नहीं लड़ रहे थे। ये कुछ और था जिसे समझने में अभी और वक्त लगेगा। बचे हुए सैनिकों ने अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश की, मगर इस अफरा तफरी में उन्होंने गलती से दुश्मन की बिछाई हुई लैंडमाइन पर पैर रख दिया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ और उनके ट्रक और टैंक पलट गए। कुछ सैनिक तुरंत मारे जाते हैं, जबकि बाकी किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। मार्क अब समझ चुका था कि उसका स्पेक्ट्रल कैमरा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि सिर्फ उसी की मदद से वो उन क्रीचर्स को देख सकते थे। कैमरा भारी था, लेकिन फिर भी मार्क उसे अपने साथ लेकर भागा। वो जानता था कि अगर उसने इसे यहीं छोड़ दिया तो वो कभी नहीं जान पाएंगे कि सैनिकों को मारने वाली ये रहस्यमयी चीजें आखिर थीं क्या। मार्क और उसकी टीम उन खतरनाक जीवों से बचते हुए एक अबंडन पड़ी बिल्डिंग में पहुंचती है। वहां पहुंचकर मार्क देखता है कि मैडिसन गंभीर रूप से घायल है। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था और वो सदमे में थी। उसी बिल्डिंग में उन्हें एक रेडियो ऑपरेटर मिलता है जो पिछली टीम के साथ यहाँ मिशन पर आया था, लेकिन किसी कारणवश यहीं फंसा रह गया। मार्क और बाकी के सैनिक बहुत डरे हुए थे, क्योंकि वो इन रहस्यमयी जीवों को समझ नहीं पा रहे थे। मार्क उन्हें बताता है कि ये जो भी चीज है इंसानों से हूबहू मेल खाती है। उसने मेरी ओर देखा था, लेकिन मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया हूँ कि ये जीव काम कैसे करते हैं। शायद मेरा कैमरा हमें इन्हें बेहतर तरीके से देखने और समझने में मदद कर सके।
जिसके बाद उन्होंने अपने स्पेक्ट्रल कैमरे को इमारत की तीसरी मंजिल पर इंस्टॉल कर दिया। कैमरे में उन्हें दिखाई दिया कि बिल्डिंग के चारों ओर कई सेमी ट्रांसपेरेंट जीव घूम रहे हैं, लेकिन कोई अनजान चीज उन्हें बिल्डिंग में एंटर करने से रोक रही है। मार्क ने देखा कि इमारत के चारों तरफ कुछ काले रंग की रेत जैसा पदार्थ फैला हुआ है। तभी एक सैनिक ने कहा, ये रेत नहीं है, ये प्योर आयरन है और ये पूरे एरिया में फैला हुआ है। उसने बताया कि भागते समय वो इसी आयरन के ढेर में गिर गया था, जिस वजह से कुछ आयरन उसके कपड़ों में घुस गया। मार्क समझ गया कि किसी ने जानबूझकर इस लोहे को इमारत के चारों ओर फैलाया है ताकि वो उन्हें अंदर आने से रोक सके। सार्जेंट को शक हुआ कि इस बिल्डिंग में वो अकेले नहीं हैं, जिसके बाद उन्होंने इमारत के एक एक कोने को छान डाला। वो ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक किसी ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सैनिकों ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया और हमलावर को रोकने में कामयाब हुए। मेडिसन ने देखा कि ये हमलावर बच्चे थे जो उनके आने से डर गए थे। कोई और खतरा ना पाकर मेडिसन ने उन बच्चों से बात करने की कोशिश की, क्योंकि सिर्फ वही उनकी भाषा समझती थी। इमारत में और कोई नहीं था, सिर्फ वो बच्चे थे जो जीवों के डर से यहाँ पनाह लिए हुए थे। इस बिल्डिंग में एक ट्रांसमिशन टावर भी था, जिसकी मदद से वो जनरल तक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज सकते थे। लेकिन परेशानी ये थी कि ये टावर बहुत बड़ा सिग्नल भेज रहा था, जिससे उनके दुश्मन भी उनके संदेशों को सुन सकते थे। बहुत ज्यादा चांसेस थे कि सिग्नल भेजने से उन्हें उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा। लेकिन सार्जेंट ने कहा, इस वक्त हमारा सबसे बड़ा खतरा ये रहस्यमयी जीव हैं, न कि हथियारों से लैश इंसान। मार्क ने कहा, इन बच्चों से पूछो कि लोहे का घेरा इमारत के चारों ओर लगाने का आइडिया किसका था। जिस पर बच्चों ने जवाब दिया, ये हमारे डैड का आइडिया था। मार्क उनसे मिलना चाहता था, क्योंकि अगर ये आइडिया उनका है तो मतलब वो इन जीवों के बारे में हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं है। बिल्डिंग के चारों ओर घेरा बनाते वक्त उन जीवों ने उन्हें मार दिया था। मार्क को यह भी पता चलता है कि उसके डैड उसी पावर प्लांट में काम करते थे जहां से इन सारी मौतों का सिलसिला शुरू हुआ था। बच्चे बताते हैं कि ये जीव शांति नहीं पा सकते, वो जीवन और मृत्यु के बीच कहीं अटके हुए हैं और यही कारण है कि वो इतने हिंसक और अनस्टेबल हो गए हैं। उन्होंने अपने कैमरे की मदद से इन जीवों की गतिविधियों को और गहराई से समझने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को सुरक्षित रखने और उन जीवों से बचने के लिए एक ठोस योजना बनानी शुरू कर दी। उनके चारों ओर खतरा मंडरा रहा था, जिसके बाद जनरल ने अपने सैनिकों को बचाने के लिए टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स भेजने का फैसला किया। लेकिन सुरक्षित निकलने के लिए उन्हें अभी कम से कम आधा मील और भागना था। ये आसान नहीं था, पर उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। सिग्नल टावर का इस्तेमाल करने की वजह से अब दुश्मनों को उनकी लोकेशन का पता चल चुका था, इसलिए वो ज्यादा देर तक वहां रुक नहीं सकते थे। मार्क ने देखा कि इस बिल्डिंग में भी चारों तरफ आयरन डस्ट फैला हुआ था, जिसका इस्तेमाल वो हथियार बनाने में कर सकते थे। उसने तुरंत उन लोहे के कणों को इकट्ठा किया और उनसे ग्रेनेड, बम और छोटे कैप्सूल तैयार कर दिए। सर्जेंट ने कहा, मार्क, तुम हमें कवर देना क्योंकि सिर्फ तुम ही उन्हें देख सकते हो। पर मार्क के पास इससे भी बेहतर आइडिया था। वो उस कैमरे के पुर्जे पुर्जे खोलकर उसकी पोलैरिटी को चेंज कर देता है, जिससे वो एक खास तरह की टॉर्च में बदल गया, जिसकी रोशनी से उन जीवों को दूर तक देखा जा सकता था। उसने रेडियो के जरिए रेस्क्यू टीम को भी ऐसे ही कैमरे बनाने को कहा, ताकि वो भी उन जीवों को अपनी आंखों से देख सकें। मार्क ने अपने स्पेक्ट्रल कैमरे को एक पावरफुल सर्च लाइट में बदल दिया, जो बैटरी से चलता था। अगली सुबह मार्क ने जब टॉर्च की रोशनी चमकाई तो देखा कि वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों क्रीचर्स घात लगाए उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। ये जीव उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे और जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने उनका पीछा शुरू कर दिया। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो पलक झपकते ही उन तक पहुंच जाते हैं। आखिर में सोल्जर्स ने आयरन डस्ट से बने हथियारों का इस्तेमाल किया, जो हैरतअंगेज रूप से इन खतरनाक जीवों को रोकने में कारगर साबित हुए। मार्क उन्हें उनकी पोजीशन बताता है और सोल्जर्स उन पर फायर करते हैं। वो उन्हें रोकने में कुछ हद तक कामयाब हुए थे, पर वो जीव हवा की तरह तेज थे। वो लगातार आगे बढ़ते रहे और जल्द ही एक खुले मैदान में पहुंच गए। सभी लोग जल्दी से एक बस के अंदर छिप गए, लेकिन तभी मार्क की सर्च लाइट काम करना बंद कर देती है। मार्क ने उसे ठीक करने की कोशिश की, पर अफसोस उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। वो पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। अब कोई भी कहीं से भी उन पर हमला कर सकता था। पर तभी उन्होंने टैंकों की आवाजें सुनी, जो उन्हें रेस्क्यू करने पहुंच चुके थे। वो अपने साथ सर्च लाइट भी लाए थे। जैसे ही उन्होंने लाइट्स को उस इमारत की तरफ पॉइंट किया, वहां उन्हें ढेर सारे क्रीचर दिखाई दिए। सार्जेंट उन्हें बाहर निकलने से मना करता है, पर उन्होंने उसकी नहीं सुनी और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। टैंक्स उन पर गोला दागते हैं, पर उसका उन पर कोई असर नहीं होता।
कुछ ही पलों में हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए और देखते ही देखते बचाने आए सभी सैनिक एक एक करके मारे गए। तभी उनमें एक जीव गलती से उनके टैंक से टकरा जाता है, जिससे इतना सॉलिड टैंक किसी डिब्बे की तरह पिचक गया। वो खुद को ऐसे देखता है जैसे उसने पहली बार इतनी ताकत को महसूस किया हो, जिसके बाद उसने टैंक को ऐसे कुचल दिया जैसे कि वो कोई टिन का डिब्बा हो। इसी अफरा तफरी में उस लड़की का छोटा भाई खो जाता है। वो ग्रुप से दूर अकेला खड़ा था। उसकी बहन उसे बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ती है, पर वो उस तक पहुंच पाती उससे पहले ही उन जीवों ने उसे बेरहमी से मार डाला। उस बच्चे की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया। उनकी उम्मीदें टूटने लगी थीं। लेकिन तभी वहां एक और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ गया। सब फटाफट हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, पर वो जीव हवा को चीरते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे, जिसके बाद मार्क उन लोहे के कणों को हवा में बिखेर देता है, जिससे उन्हें भागने के लिए थोड़ा और वक्त मिल गया। उन्होंने देखा कि वो जीव अब शहर की ओर बढ़ रहे थे और अगर उन्हें नहीं रोका गया तो और भी जाने जाएंगी। सार्जेंट को पता चला कि उनका मिलिट्री बेस भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर उन्हें एक रिफ्यूजी कैंप में लेकर जाता है, जो फिलहाल उनके छुपने के लिए सुरक्षित जगह मानी जा रही थी। सार्जेंट बोला, मैंने पता किया कि ये बंकर 20 फीट मोटे स्टील और कंक्रीट से बना हुआ है। मुझे नहीं पता ये चीज हमें कब तक सुरक्षित रखेगी, लेकिन एक बात पक्की है कि यहाँ खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा राशन बटोरो। उधर मार्क उस बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाता है, क्योंकि उसका बायां कंधा टूट गया था। मार्क कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे जानना है कि तुम्हारे डैड इस चीज के बारे में और क्या क्या जानते थे। जिस पर बच्ची ने उसे बताया कि उसके डैड उस पावर प्लांट में सिरेमिक के कंटेनर्स बनाया करते थे। जल्द ही वहां जनरल जेम्स भी पहुंच गया, पर उनके चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता था। उनकी सेना के 240 सैनिकों में से अब सिर्फ 19 सैनिक ही बचे हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास कोई प्लान नहीं है। इनसे ना तो भागा जा सकता है और ना ही इन्हें रोका जा सकता है। हमारे हथियार इनकी ताकतों के आगे कुछ मायने नहीं रखते। अपने जनरल को इतना परेशान देखा बाकियों की हिम्मत भी टूट जाती है, क्योंकि किसी को नहीं पता था उस चीज को कैसे रोका जाए। मार्क कोने में बैठा उन सब की बातें सुन रहा था, पर तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। वो बोला, शायद मैं जानता हूं कि ये चीज क्या है। हमने अभी तक उन्हें ऐसी ऐसी चीजें करते हुए देखा है जो हमारी सोच से परे है। वो दीवार के पार जा सकते हैं, खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, और अगर किसी को छू ले तो उसे तुरंत ही मार देते हैं। लेकिन इन सब में सबसे अजीब बात यह है कि वो सिरेमिक के पार नहीं जा सकते। हमारा एक आदमी सिरेमिक के टब के नीचे छुपकर ही उनसे बचा था। उन्होंने हमारी आंखों से सामने रेस्क्यू टैंक के टुकड़े कर दिए, पर गौर करने की बात यह है कि उन्होंने हमारे ट्रकों के साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि उन पर सिरेमिक कोटिंग थी। ये जो भी चीज है नेचुरल तो बिल्कुल नहीं है, इसे किसी ने बनाया है। शायद ये इंसानों द्वारा बनाए गए अब तक का सबसे खतरनाक हथियार है। उसने सबको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बताया। मैटर का ऐसा स्टेट जो ना तो सॉलिड है और ना ही लिक्विड, पर अपने अंदर वो हर उस तरह की प्रॉपर्टी रखता है जो हमने उन जीवों में देखी है। इसका मतलब वो सब कंडेंसेट मैटर से बने हुए हैं। इसे बनाने के लिए हद से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और शायद यही कारण है कि ये पहली बार मेसेरोव पावर प्लांट में दिखाई दिए थे। मार्क समझ चुका था कि ये क्रीचर्स मैन मेड है, और अगर इन्हें बनाया जा सकता है तो इन्हें हराया भी जा सकता है। वो ऐसा हथियार बना सकता था जो कंडेंसेट के आर पार जा सके। इनफैक्ट उसने ये वेपन पहले से डेवलप भी कर रखा था। उसका वो पानी को भाप बनाने वाला डिवाइस जो उसने शुरू में बनाया था, उसी से वो इन जीवों को मारने वाले थे। इसके बाद उसने कुछ सामान की लिस्ट बनाई और सोल्जर्स को उन्हें लाने को कहा। मार्क पुर्जा पुर्जा खोलकर एक नए किस्म का हथियार तैयार करता है। हालांकि ये हथियार पहले कभी परखा नहीं गया था, और उन्हें अब उस खतरे का सामना करना था जिसे वो पूरी तरह से समझते भी नहीं थे। उनके हेलीकॉप्टर में बस इतना ही फ्यूल था कि वो पावर प्लांट तक पहुंच सके। वापस लौटने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हथियार काम नहीं किया तो वो गए समझो। मार्क और कुछ बहादुर सैनिक पावर प्लांट की ओर जाते हैं। सबसे पहले सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स उतरे ताकि वेपन्स को टेस्ट किया जा सके। रास्ते में उनका सामना उन्हीं में से एक क्रीचर से हुआ। सार्जेंट ने तुरंत अपने नए हथियार से उस पर निशाना साधा और सिर्फ एक ही शॉट में वो क्रीचर डिस्ट्रॉय हो गया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, जिसके बाद और भी सैनिक नीचे जाते हैं और उन्होंने प्लांट को चारों तरफ से घेर लिया। इसी बीच कुछ सोल्जर्स बिल्डिंग की दूसरी ओर जाते हैं। मार्क मेडिसन के साथ प्लांट के अंदर दाखिल होता है और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगता है, जबकि बाकी सैनिक बाहर से उन्हें कवर दे रहे थे। मार्क ने एक सीक्रेट लैब का दरवाजा खोला और वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मार्क का शक सही था। वहां एक पूरी की पूरी असेंबली लाइन चल रही थी।
जिसमें इंसानों को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्कैन करके उन्हें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट से रिजनरेट किया जा रहा था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और दरवाजा मिला, जिसके पीछे उन्हें सैकड़ों जिंदा इंसान मिले, जिन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें कैद कर दिया गया था। लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा लोग किसी तकनीकी खराबी के चलते आजाद हो गए। वहां उन्हें एक साइंटिस्ट की लाश मिलती है, जिसके हाथ में एक लिवर खींचने का टूल था। मार्क समझ गया उसने जरूर उन्हें रोकने की कोशिश की होगी, पर इस दौरान वो मारा गया। मैडिसन उनके मैनुअल को पढ़ने की कोशिश करती है, पर अलग भाषा में लिखी हुई होने की वजह से उसे थोड़ा बहुत ही समझ आता है। वहीं दूसरी ओर सोल्जर्स अपनी जी जान लगाकर उन क्रीचर्स से फाइट करते हैं और कियों वो मारने में कामयाब भी हुए। पर उन्हें जल्द समझ आ गया कि उन्हें मारा नहीं जा सकता, क्योंकि उन पर किया गया हर हमला उन्हें और एनर्जी दे रहा था। जल्द ही सारे मरे हुए जीव फिर से जिंदा हो उठे। इस बार वो एक एक कर नहीं लड़ते, बल्कि सबने मिलकर एक बड़ा और भयानक रूप ले लिया। सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, जो देख सार्जेंट ने एक आखिरी हमला करने की सोची। उसने सभी के वेपन्स उठाए और सबकी एनर्जी को एक ही गन में कंसंट्रेट कर दिया। उधर मार्क को इमरजेंसी शटडाउन प्रोसेस समझ आ गया था। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसे सभी ब्रैकेट्स को हटाकर लीवर को खींचना होगा, ताकि उनकी पावर सप्लाई रोकी जा सके। मार्क ऐसा ही करता है। वो एक एक ब्रैकेट खोलने लगा, पर ये देख वो क्रीचर्स गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने अपने कांच के चैम्बर्स को तोड़ना शुरू कर दिया। बाहर निकलते ही उन्होंने मार्क को मारने की कोशिश की, पर मैडिसन उसे बचा लेती है। मार्क ने लगभग सब कुछ कर दिया था, पर जब उसने आखिरी लीवर खींचने की कोशिश की तो पता चला कि वो जाम हो गया है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे नीचे लाने की कोशिश करता है, पर तभी सार्जेंट ने उन क्रीचर्स के झुंड पर अपना आखिरी हमला किया, जिससे इतना बड़ा धमाका होता है कि सारे कांच के चैम्बर टूट गए और सब आजाद हो गए। वो मार्क को छूने ही वाले थे, पर समय रहते मार्क ने लीवर खींच दिया, जिससे पावर सप्लाई बंद हो जाती है। जैसे ही ये हुआ, सारे क्रीचर्स अचानक से फ्रीज हो गए। उनमें अब बिल्कुल भी हलचल नहीं हो रही थी। उधर सार्जेंट से लड़ रहे क्रीचर्स भी एकदम से रुक जाते हैं, जो देख सार्जेंट समझ गया कि हम जीत चुके हैं। मैडिसन मार्क को यहाँ से निकलने को कहती है, पर तभी उनकी नजर एक और दरवाजे पर पड़ी, और जब वो उसके अंदर गए तो वहां उन्होंने देखा कि उन जीवों को न सिर्फ असली इंसानों से बनाया जा रहा था, बल्कि उन्हें कंट्रोल भी किया जा रहा था। वो हिंसक थे नहीं, बल्कि उन्हें हिंसक बनाया गया था। मार्क समझ गया कि वो न तो पूरी तरह जिंदा है और न पूरी तरह मरे हुए। वो ऐसी अवस्था में फंसे हुए हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। मार्क से ये देखा नहीं जाता और वो केवल खींचकर उस पोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है जो इन्हें इस स्टेट में रखे हुए था। वो बाकियों के साथ भी यही करने जा रहा था, पर मैडिसन उसे रोक लेती है। वो कहती है कि अगर उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया तो कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। पर मार्क जानता था कि अगर ये टेक्नोलॉजी इंसानों के हाथ लगी और उन्होंने इसे समझ लिया तो वो ऐसे और सोल्जर्स बनाएंगे और ये दुनिया को खत्म कर देगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर वहां मौजूद हर एक पोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और सारी रिसर्च को आग के हवाले कर दिया, ताकि इन्हें दोबारा ना बनाया जा सके। बचे हुए सैनिक बेस पर वापस लौट आते हैं और एक नए दिन की शुरुआत होती है। अगले रोज जब मार्क अपने कैंप से बाहर निकला तो उसने देखा कि सोल्जर्स फिर से पावर प्लांट में जा रहे थे। मैडिसन उसे बताती है कि हमने एक नई रेस शुरू कर दी है। अब सभी ताकतवर देश उस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले पाने की कोशिश करेंगे, ताकि उस पर अपना हक जता सके, क्योंकि जो भी इस टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल पा लेगा वही पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन फिलहाल मार्क का काम अब पूरा हो चुका था। अब वो तब लौटेगा जब उन्हें उसकी फिर से जरूरत होगी। मार्क मुस्कुराते हुए बेस से बाहर चला गया और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।